नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज आप देख रहे हैं, हर रोज देख रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं कि किसान आंदोलन बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रहा है। किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर ली हुई। किसानों की मर्जी के बिना कोई भी दिल्ली में एंटर नहीं कर सकता। ये सारा कुछ क्यों हुआ? लास्ट ईयर मई महीने में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के रिजल्ट निकले थे तो ये बहुत खुश थे, लड्डू बांटे थे, भंगड़े डाले थे और कहा था हमें प्रचंड बहुमत मिल गया है। उसके बाद मैंने जून के पहले हफ्ते में एक एपिसोड दिया था। मैंने कहा था प्रचंड बहुमत कई बार बहुत महंगा पड़ता है। राहुल गांधी को प्रचंड बहुमत मिला था। आपके पास तो 303 सीट है, उसकी सीटें 400 से ऊपर थी। इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत मिला था, उसकी भी सीटें 400 से ऊपर थी। जवाहरलाल नेहरू को प्रचंड बहुमत मिला था, उसने कभी नहीं कहा इन लोगों ने कि हमें प्रचंड बहुमत मिला। परंतु आपका जो प्रचंड बहुमत है ना, वो एक भ्रम था। वो ऐसे भ्रम था कि अगर बीजेपी में कुछ ताकत होती तो वो अकेले चुनाव लड़ती। बीजेपी ने इलेक्शन लड़ने से पहले 2014 में भी और 2019 में भी 50 से ऊपर पार्टियों के साथ जाके समझौते किए। जिनको नाम तक कोई नहीं जानता था ना, उनके साथ भी समझौते किए। इस तरह 50 से ऊपर पार्टियों के लोगों को अपने साथ जोड़ के फिर इलेक्शन लड़ा। अब ये जितना मर्जी कहते रहे कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, तो उनको क्या मिला है जिनके साथ आपने समझौते किए? 50 से ऊपर पार्टियों के साथ समझौते किए। तो अकेले बीजेपी की सरकार ना पहले कभी थी ना अब है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये उन सभी लोगों की सरकार है जिनके साथ इन्होंने समझौते किए, उन लोगों को अपने पार्टी में शामिल किया और फिर इलेक्शन लड़े। अब ये प्रदर्शन हो रहे हैं। सीएए का प्रदर्शन आपको याद है? उसके बाद दिल्ली जली थी। मुसलमानों की दुकानें, सिखों की भी कई दुकानें जलाई गई थी, उनके घरों को जलाया गया था टारगेट करके। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, सीएए के जो प्रदर्शन हो रहे हैं। आप भूल नहीं सकते, भूलना नहीं चाहिए आपको। अगर ये इतनी ही पॉपुलर पार्टी थी तो उस वक्त प्रदर्शन, उससे पहले प्रदर्शन और उससे पहले प्रदर्शन और अब प्रदर्शन। किसान आंदोलन, असम में इनके विरुद्ध आंदोलन हुए, बंगाल में इनके विरुद्ध आंदोलन हुए, दिल्ली में हुए और अब तो पूरे देश के किसान इनके विरुद्ध लामबंद हो गए। मैंने जून 2019 में अपने एक एपिसोड में कहा था कि इस सरकार को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इस खुशफहमी में मत रहिए कि आपको प्रचंड बहुमत मिल गया। एक साल के अंदर ही, मैंने कहा था, एक साल के अंदर ही आपके विरुद्ध लोग सड़कों पर आ जाएंगे। और लोग सड़कों पर आ गए। लोगों ने आपकी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और अब ये किसान आंदोलन, 370 हटने का भी विरोध हुआ बहुत ज्यादा। वो दब गया क्योंकि वहां पर आपकी फोर्स बहुत ज्यादा थी। अगर 370 के हटने का स्वागत कश्मीर में किया गया होता तो आज तक हर दूसरे दिन कोई ना कोई उग्रवादियों की घटना ना हो रही होती। हर तीसरे दिन आप कह देते हैं कि सरहद पर 300 आतंकवादी तैयार बैठे हैं इंटर होने के लिए।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप देश के लोगों को डरावा देके कि पाकिस्तान से खतरा है, आतंकवादियों से खतरा है, उनका ध्यान इसी तरफ लगा के रखो। नहीं तो लोग पूछेंगे कि हमारे रोजगार का क्या बना, हमारी पढ़ाई का क्या। 1 साल हो चला है, मार्च महीने से स्कूल बंद थे। उससे पहले हिमाचल में कॉलेजेस की छुट्टियां थी। पूरा दिसंबर 26 जनवरी को खुलते हैं जी कॉलेज। अब 26 जनवरी को कॉलेज खुले, 15-20 दिन ही खुले, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। तो ये इस गवर्नमेंट के कारण रोजगार का खात्मा हो गया, इस गवर्नमेंट के कारण इंडस्ट्रीज बंद हो गई, इस गवर्नमेंट के कारण किसान सड़कों पर आ गए। तो आप समझ लो कि यह सरकार कितनी कामयाब है। अब ये कहते हैं किसानों के साथ बातचीत करके मसला हल कर लेंगे। हाँ, एग्रीकल्चर बिल के संबंध में मसला क्या है? मसला ही कोई नहीं। वो कहते हैं कि हमने ये आपके बिल हमने स्वीकार ही नहीं करने। देश का सारा कुछ तो बेच चुके हो, किसानों को तो छोड़ दो, इनको तो ना बेचो। ये जो एग्रीकल्चरल बिल है, एक हिसाब से उसी तरीके से जिस तरीके से बीएसएनएल को प्राइवेट हाथों में दे दो, सरकारी इंटरप्राइजेस और बहुत सारे प्राइवेट हाथों में दे दो, एयरपोर्ट्स प्राइवेट हाथों में दे दो, ये एग्रीकल्चर भी प्राइवेट हाथों में दे दो। एयरपोर्ट आपने प्राइवेट लोगों को बेच दिया, कोई बात नहीं, उनका कोई मालिक ही नहीं था। बीएसएनएल आप प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका कोई मालिक नहीं। ये जो जमीन आप किसान को आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, आप तो किसान को गुलाम बना रहे हैं। क्या ये वही युग है जब मुसलमान आया करते थे, हिंदुस्तान की औरतों को, लड़कों को, नौजवान लड़कों को पकड़ के ले जाते थे और गजनी के बाजारों में गुलामों के तौर पर बेचा करते थे? आपने हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तानियों को गुलामों के तौर पर बेचना शुरू कर देना है क्या? किसानों की जमीन है, किसान मेहनत करते हैं तब फसल पैदा होती है। अब जियो वाला, रिलायंस वाला ये फैसला करेगा, अबानी अडानी ये फैसला करेगा, मल्टीनेशनल कंपनी वालमार्ट जैसे आ जाएंगे कई, ये फैसला करेंगे कि किसानों से क्या चीज खरीदनी है और कितनी खरीदनी है। मर्जी उनकी, मेहनत किसान की। तो किसान जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, मारुति वाले बनाते हैं ना कार, होंडा वाले बनाते हैं ना मोटरसाइकिल, तो उसका प्राइस वो खुद निश्चित करते हैं। और किसान की बदकिस्मती यह है, किसान का प्रोडक्ट का प्राइस लाले निश्चित करते हैं। व्हाट ए पिटीफुल सिचुएशन विद द फार्मर्स। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई फैसला होगा, और किसानों को भी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि सरकार को उन्होंने दबा लिया है। सरकार कोई लोमड़ी जैसी चाल चलेगी ताकि ये आंदोलन खत्म हो जाए, परंतु ये बिल वापस हो जाएंगे, आई एम नॉट श्योर। मुझे नहीं लगता कि ये बिल वापस होंगे। जब इन्होंने निश्चय कर लिया है कि बेच देना है तो बेच ही देना है। किसानों की हालत इस वक्त महाभारत की द्रौपदी जैसी। द्रौपदी की इज्जत उतारने वाले कौन लोग थे? उसके अपने देवर वगैरह। और किसानों का हाल बेहाल करने वाले कौन लोग हैं? उसके अपने चुने हुए नुमाइंदे, जिनको किसान लोगों ने राज गद्दी दी, वही अब किसानों को ललाम करने पर तुले हुए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। चलते चलते जिस वक्त कोई भी राजा अहंकार से भर जाता है, फिर वो किसी की कोई बात नहीं सुनता, परंतु याद रखिए अहंकार ही उसके पतन का कारण होता है। इस सरकार के पतन का कारण भी और कोई नहीं, ये खुद ही, इनके अहंकार ही इसका कारण होगा। थैंक यू वेरी मच।